नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन अकेडमिक्स में। हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं और हमने इसमें देखा है हिस्ट्री का पहला वीडियो, पहला लेक्चर, पहला चैप्टर। फिर इसके बाद देखा हमने साइंस का पहला चैप्टर। आज हम देखने जा रहे हैं जियोग्राफी का पहला चैप्टर, यानी कि आज से हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। साइंस में क्विज वाला बचा हुआ है, तो क्विज वाला हम क्या करेंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद डाल देंगे। क्विज वाला में क्या होगा, क्वेश्चन सारे अभी पूरे हुए नहीं है, इसलिए अभी तक डाल नहीं पा रहा हूँ। जब क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, कोशिश कर रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन तो कम से कम हो, तो वो 25 क्वेश्चन बना लो, उसके बाद उस पर वीडियो बनेगा और उसके बाद डाल देंगे। तो अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी, इसका चैप्टर 1। और पहला चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास, है ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको जानना क्या है, इसमें हमको संसाधन के बारे में जानना है। जैसे कि लिखा हुआ है चैप्टर का नाम संसाधन, तो पहले क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि संसाधन किसको कहते हैं और विकास क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो संसाधन का मतलब यहाँ पे देखिए, परिभाषा यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि प्रत्येक वस्तु, ठीक है, यहाँ से देखिए परिभाषा लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है, जो कि आपको पहले से पता है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है वो संसाधन कहलाता है, लेकिन वो आधा अधूरा है। इसके अलावा इसमें ऐड क्या हुआ है 10th क्लास में कि प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावित या सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह कहलाता है संसाधन। ये है पूरा परिभाषा, तो ये परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है संसाधन का, जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद वो परिभाषा लिखने के बाद ये चित्र भी बना लीजिए, ये चित्र भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहा है कि मानव जो है वो क्या कर रहा है, सारा यूज़ कर रहा है, प्रकृति का भी यूज़ करता है, संस्थाओं का भी यूज़ करता है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। और संस्थाओं का मतलब ऐसे जो वैज्ञानिक जो यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे संस्थाएं, बहुत सारे संस्थाएं जो वैज्ञानिकों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उन संसाधनों की मदद से हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रकृति को अपने अनुसार चेंज करने के लिए। तो यही क्या है, यही सब मिलाकर के बनता है आपका संसाधन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में नहीं थे। अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं कि कोई भी संसाधन बने। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पत्थर है, पत्थर से अगर आपको गिट्टी बनाना है ना, यूज़ होता है जो घर बनाने में, तो वो गिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए क्रशर, उसको तोड़ने वाला। क्योंकि अगर एक व्यक्ति तोड़ते रहेगा तो फिर गिट्टी की कमी हो जाएगा, बहुत मेहनत लगेगा, है ना। उसी तरह से अगर आपको कपास दिया जाता है तो कपास से आपको धागा बनाना है, लेकिन धागा बनाने के बाद कपड़ा जो बनता है, कपड़ा बनाने में अगर एक व्यक्ति बनाए तो उसमें क्या होगा, जो आप डिज़ाइनदार बना रहे हो वो डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। ठीक है, उसमें महीन जो सिलाई होता है वो उस महीन सिलाई नहीं कर पाओगे। ये सब पॉसिबल है क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है ना, आपके पास टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी बना कैसे, तो इन संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर ही क्या कहते हैं, किसी भी संसाधन का विकास करते हैं। अब संसाधन का विकास होगा, ऐसे लोगों का भी विकास होगा, है ना। पहले क्या था कि अगर कपड़ा बनाना है तो आपको एक कपड़ा बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता था, लेकिन अब कपड़ा एक कपड़ा बनाने में टेक्नोलॉजी की मदद से मुश्किल से 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेगा। तो इतना तेज़ी से अब क्या होता है, कोई भी कपड़ा बन रहा है। तो इससे क्या है, इससे विकास होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो आप ज़्यादा आमदनी कमा सकते हो, और आमदनी कमाने से आपका जीवन स्तर सुधरेगा। तो ये सब कंटिन्यू चलता रहता है। आपको पढ़ना क्या है संसाधन के बारे में, संसाधन क्या क्या होता है, कैसे होता है और इनके प्रकार क्या क्या है। तो पहले प्रकार देख लेते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया जैव और अजैव। इसके बाद में क्या होता है ये सब डिटेल में देखेंगे। अभी पढ़ लेते हैं केवल कि समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब होता है समाप्ति, खत्म होने के आधार पर। ठीक है, समाप्त होने के आधार पर। समाप्यता का मतलब समाप्त होने के आधार पर। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये 2 प्रकार के। उसी तरह स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, कौन इसका मालिक है। तो इसके आधार पर व्यक्तिगत होता है 1, सामुदायिक 2, राष्ट्रीय 3 और अंतर्राष्ट्रीय 4। यानी स्वामित्व के आधार पर आपके पास कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। ठीक है, उसी के बाद है विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर पहला क्या है, संभावित, दूसरा विकसित और तीसरा
भंडार और चौथा संचित कोष, यानी कि इसके आधार पर भी कितने हैं हमारे पास, 4 है। तो चलिए एक एक करके सारा देखा जाए। तो पहले यहाँ पे एक चार्ट है, वो भी ध्यान दे दीजिए कि संसाधन का मतलब क्या होता है, 2 तरह के होंगे, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। मानवीय को क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम भी बोल सकते हैं, यानी मानव द्वारा बनाया गया। तो प्राकृतिक में 2 प्रकार के आएंगे, नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। तो मानवीय में क्या आएंगे, संरचनाएं और संस्थाएं जितने भी बनाए हैं, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाए हैं, रोड बनाए हैं, बहुत सारे संस्था बनाए हैं, ठीक है। दूसरा मात्रा और गुणवत्ता, ठीक है, तो ये मानवीय हो गया। नवीकरणीय को भी 2 भागों में बांटते हैं, सतत अथवा प्रवाह, यानी कंटिन्यूज हो रहा है, हमेशा रहे। सतत का मतलब लगातार बना रहा है, प्रवाह का मतलब बहता रहे, मतलब चलता रहे, कंटिन्यू। तो ऐसे में क्या है, पवन है और जल है, ये हमेशा रहेगा। उसके बाद दूसरा है जैव। जैव को भी 2 भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। उसी तरह से अनवीकरणीय को भी 2 भागों में बांटते हैं, पुनः चक्रीय, जैसे कि पुनः चक्रीय में धातु, और अचक्रीय जिसका जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अचक्रीय का मतलब क्या होता है, जिसका दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुनः चक्रीय का मतलब क्या है, दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, संसाधनों का विकास। अच्छा, संसाधनों का विकास यहाँ दे दिया ना, पीछे पहले वाले बुक में क्या होता था कि उसका डिटेल दिया होता था, इस नए बुक में डिटेल दिया नहीं है। चलिए आपको वहीं से बता देते हैं, समझा देते हैं। जैव का मतलब होता है, यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग में बांटे थे ना, एक काम करते पहले साफ कर लेते इसको। तो जैव का मतलब, जैव संसाधन का मतलब है ऐसे संसाधन जो सजीव हैं, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे, इनका भी यूज करते हैं, जीव जंतु, है ना। ये सब कैसे संसाधन हो गए, जैव संसाधन। जैसे कि हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, गधा का यूज़ करते हैं सामान ढोने के लिए, बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं, तो बैलगाड़ी के लिए बैल चाहिए होगा, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का संसाधन ही है। अजैव संसाधन में क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, जो निर्जीव है, मतलब ऐसे संसाधन जो क्या है, मेनली निर्जीव हैं। तो पत्थर हो गया, बालू हो गया, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। निर्जीव में तो बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा, जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस मेज पे बैठे हैं, जिस प्लान पे बैठे हैं, वो सारे क्या है, वो सब अजैव है, ठीक है। समाप्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, एक में है नवीकरणीय योग। नवीकरणीय मतलब हो गया कि जो खत्म ना हो, वो दोबारा बन जाए, उसको बोलते हैं यहाँ पे नवीकरणीय। जैसे कि सूर्य का रोशनी, तो सूर्य का रोशनी क्या लगता है, वो खत्म होगा कभी, तो नहीं होगा। फिर पानी यानी कि जल, ये सब क्या है, नवीकरणीय। फिर हवा, पवन, ठीक है, ये सब क्या है, नवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे सारी चीज़ें जो खत्म हो जाएगी एक समय के बाद। जैसे कि आपका हो गया कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के पढ़े थे ना। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार में, एक तो व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट, जैसे कि आप जिस पेन से लिख रहे हो वो आपका पर्सनल है, ठीक है, आप किसी और को नहीं दोगे, अगर मन है तो दोगे, अगर कोई व्यक्ति आके चाहेगा कि हम ले ले तो आप नहीं दोगे, है ना। उसके बाद दूसरा है सामुदायिक, यानी कि आपके घर के आसपास जो पार्क है या फिर जो कुआं है, जो मैदान है, जो फील्ड है, वो क्या है, वो सामुदायिक है। अब इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय आधार पर कौन सा संसाधन होगा, देश के अंदर जितना भी है, देश के अंदर जो भी संसाधन है वो सभी के सभी क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय के लिए आपको एक याद रखना होगा कि एक है 12 या फिर मोटा मोटी मान लीजिए 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल के बाहर, ठीक है, जो भी चीज़ होगा वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे कि अगर आप ये समुद्री सीमा देख रहे हैं, ये भारत का समुद्री सीमा, तो यहाँ से आप 12 नॉटिकल मील अगर जाते हो आगे, तो इसके बाद जो भी है इसको बोलते हैं ओपन सी, ठीक है। या फिर बोलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे ओपन सी से पहले एक और लाइन होता है जिसको बोलते हैं EEZ, वो भी 12 नॉटिकल मील, यानी कि टोटल कितना नॉटिकल मील हो गया, टोटल हो गया 24 नॉटिकल मील। अब ये नॉटिकल मील पहले क्या है, तो नॉटिकल मील समुद्री मील कहते हैं उसको हिंदी में।
और एक समुद्री मील में, एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1.8 किलोमीटर, याद रखिएगा। और एक नॉर्मल सामान्य मील में जो धरातल पे होता है, मतलब जो स्थल पर होता है, तो एक सामान्य मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1.6 किलोमीटर होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दो चीज़ कि नॉटिकल मील में 1.8 होता है, जबकि एक मील में नॉर्मली क्या होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि समुद्री की जो सीमा है वहाँ से 24 नॉटिकल मील तक क्या है, उस पर लगभग भारत उस पर संसाधन जितने भी वहाँ का यूज़ कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं हाई सी, ठीक है, हाई सी, या फिर इसको बोलते हैं ओपन सी, खुला सागर, ठीक है। खुला सागर कहने का मतलब है कि ये किसी भी देश का नहीं है, ठीक है। जब किसी का देश का नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि देश की भौगोलिक सीमा से 24 नॉटिकल मील के बाद जो भी क्षेत्र आएगा वो सब क्या कहलाएगा? वो अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पे जो भी मिले संसाधन वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो ये इस तरह से ग भी खत्म होता है। घ में है विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर संभावित और विकसित और भंडार और संचित कोश, ये चार है। तो नाम से पता चला संभावित मतलब संभव है, जो भविष्य में हो सकता है कि हो, ठीक है। उसके बाद है विकसित, जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? विकसित है। भंडार मतलब इसको हम क्या करके रखे हैं? मतलब वो भंडारित है, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। भंडार मतलब स्टोर्ड है ये, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। जबकि संचित कोश, इसमें सब चीज़ है, हमको पता भी है यहाँ पर है, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम यूज़ नहीं करें क्योंकि वो हमारे लिए रिजर्व है। क्या है? रिजर्व है। अगर ख़त्म हो जाता है, कुछ होता है, घटना है, तो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो संचित कोश का मतलब ये है। संभावित का मतलब ये था कि जैसे कि हमारे यहाँ पवन ऊर्जा का बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, लेकिन हम उसको अभी पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। सौर ऊर्जा का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का भी यूज़ हम लोग कर नहीं पा रहे। तो ये सब क्या है? ये सब संभव है, इसका पोटेंशियल जितना है उतना हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी यूज़ कर नहीं रहे, इसलिए ये क्या कहलाता है? संभावित संसाधन, ठीक है। विकसित का मतलब हो गया जो हम यूज़ कर रहे हैं। भंडार मतलब जिसका हमको पता है कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और संचित कोश का मतलब हो गया कि हमारे पास सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी, लेकिन हम अभी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ये रिजर्व है। तो इस तरह से ये चारों के चार आधार पर सभी खत्म हो गए। अब इसके आगे है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कहने का मतलब है कि संसाधनों का विकास इस तरह का हो गया है कि मानव जीवन का गुणवत्ता को बढ़ाए, ठीक है। संसाधनों का विकास हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि जीवन को बेहतर बनाए। अब खराब कर देना वाला जीवन तो कोई चाहेगा नहीं, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप ये हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे कि कुछ व्यक्तियों का लालच जो है संसाधनों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरास हो रहा है, यानी संसाधनों का हम यूज़ कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। जैसे कि देख रहे हो ना, पेड़ों की संख्या आपके आसपास क्या हो रही है? दिन पर दिन घटती जा रही है। ये क्या है? ये बता रहा है कि यहाँ पे संसाधनों का बहुत तेज़ी से हरास किया जा रहा है। हरास का मतलब होता है कमी, ठीक है, यूज़ किया जा रहा है। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गई है, यानी कि जो संसाधन जिसका मतलब कहना चाह रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में आ गई। इसका मतलब ये है कि जो अमीर है वो क्या कर रहे हैं? उस संसाधनों का खुद यूज़ कर रहे हैं, एकाधिकार जमाना चाहते हैं, जबकि जो गरीब है उनके पास संसाधन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो हिस्सों में बढ़ गई, जिसमें संसाधन संपन्न और संसाधनहीन दो ग्रुप है। यानी कि संसाधन संपन्न मतलब अमीर, संसाधन विहीन मतलब या फिर संसाधनहीन का मतलब होता है गरीब। तो इस तरह से दो कैटेगरी बन गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी में संकट पैदा हो गया। जैसे कि नए नए संकट आपको दिखाई देता है कि अचानक से तापमान क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी देख ही रहो, अभी टेम्परेचर कितना हो गया? 42-43 अभी ही हो गया, जबकि अभी आपका जून का महीना बाकी है ना। कहा जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस इस बार तापमान चला जाएगा। तो ये भी क्या है? ये एक कारण है। किसका कारण है? भूमंडलीय तापन का कारण है। ओजोन परत का अवक्षय होता है, मतलब एक लेयर है हमारे पृथ्वी के ऊपरी समताप मंडल में, एक लेयर है ओजोन, O3 जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को लौटा देता है, मतलब आने नहीं देता पृथ्वी तक। तो इसमें भी क्या देखा जा रहा है कि इसमें भी छेद हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओजोन होल या ओजोन छेद। तो ये क्या है? ये किसी भी जगह के लिए जहाँ पे भी देखा जाता है उसके लिए क्या है? बहुत ही खराब है। इससे क्या होता है? शरीर में कैंसर जैसे बीमारियाँ हो सकती है। तो ओजोन परत का अवक्षय,
पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ये सब सारी चीज़ें इसी के कारण हो रही क्योंकि संसाधनों का सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें ये कहना चाहिए कि ऐसा यूज़ करना चाहिए ताकि पर्यावरण में कोई संकट ना हो। जैसे कि हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना चाहिए, मतलब कि प्लानिंग करना चाहिए कि संसाधन का यूज कैसे हो। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषण विकास का ही एक हिस्सा है, यानी कि सतत पोषण विकास पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब सतत पोषण विकास का मतलब क्या होता है? देखिए, सतत पोषण विकास का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का, एक तो आर्थिक विकास है, ठीक है, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा लिख लीजिए। ये परिभाषा है सतत पोषण विकास का, कि सतत पोषण विकास आर्थिक विकास का एक अर्थ है, जिसका मतलब होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। यानी कि अभी जो यूज़ करें हम ऐसा यूज़ करें कि अभी भी यूज़ करें और उससे विकास हो, प्लस इसके अलावा क्या हो कि ऐसा यूज़ करें कि भावी पीढ़ी, जो भविष्य की जो पीढ़ी है, वो भी इसका यूज़ कर सके और उनका भी विकास हो, ऐसा यूज़ करना चाहिए। यह है सतत पोषण विकास का मतलब। इसके लिए 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जगह का नाम लिखा हुआ है कि रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो, ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। 1992 में हुआ था। अब रियो डी जेनेरो कहाँ पर है? तो ये है ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जिसमें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट आपको लिखना है, जैसे कि पहला ये कि रियो डी जेनेरो में, कहाँ का रियो डी जेनेरो? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, ये पॉइंट लिखिएगा, ये हुआ था, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन का मतलब क्या था, मकसद क्या था? कि विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया। तो इसका ये था उद्देश्य कि जितने भी पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास है, इसकी जो समस्याएं हैं उसका हल ढूंढना था। इसके लिए यहाँ पे एक घोषणा पत्र भी साइन हुआ और रियो सम्मेलन में ही क्या हुआ, भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई। ये भी, अब वन सिद्धांत का मतलब यहाँ पे ये था कि जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका देश का, उस देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% पे क्या करना है आपको, वन लगाना है। ये बात हुआ था, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और हुआ कि एजेंडा 21 नाम का एक चीज़ आया। अब ये एजेंडा 21 क्या है वो नीचे दिया हुआ है, देखिए। एजेंडा 21 एक तरह का घोषणा पत्र था या फिर बोले कार्यसूची था। ये कार्यसूची ये था कि इसमें समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों में निपटान करना था, ठीक है। ये था क्या, एजेंडा 21। और ये एक तरह का मतलब लिस्ट था, सूची था, जिसमें सारे चीज़ों को कैटेगराइज किया गया था किसका क्या करना है। और ये सिर्फ पर्यावरण की बातों पर निर्भर कर रहा था कि पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, जो गरीबी है पर्यावरण के कारण, जो रोग हो रहे हैं, उन सब पर निपटान करना था। इसके लिए ये सब काम की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? स्थानीय निकायों को, ठीक है। किसे सौंपी गई थी? स्थानीय निकायों को, लोकल बॉडीज को। तो एजेंडा 21 ये था। इसके बाद है संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन का मतलब होता है रिसोर्स प्लानिंग। देख ही रहे हो कि संसाधनों का जैसे तैसे यूज हो रहा है, तो इसके लिए एक सतत पोषण विकास का मॉडल आया। अब सतत पोषण विकास के बाद इसमें आया रियो डी जेनेरियो। तो अब ये सारी चीज़ हो रहा था, तो इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि संसाधनों का यूज़ कैसे किया जाए। तो यूज़ करने का तरीका ये था कि जैसे कि देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे ही प्रदेश है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, ठीक है, जबकि दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। यानी कि यहाँ में बोल रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन मिल रहे हैं एक तरह के, और वहीं दूसरी तरह के जो संसाधन है वहाँ पर नहीं है। तो कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जिनमें संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है, बहुत ही कमी है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ दिया हो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन सभी जगह पर क्या है, खनिज और कोयले की प्रचुरता बहुत ज़्यादा मिलता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, लेकिन मूल विकास वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ। उसी तरह से
राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जल की कमी है, जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख को देखा जाए तो लद्दाख में शीतमण स्थल है, ठीक है, जो कि अन्य देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जल, आधारभूत संरचना, बहुत सारे खनिजों की कमी यहाँ पे देखी जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय मतलब राज्यों, और प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो ये संसाधन नियोजन के मतलब बता रहे थे, संसाधन नियोजन कैसे करेंगे। तो जहाँ पर भी कमी है और जहाँ पे अधिकता है, तो यहाँ पे सिंपल से यही कहना है कि अधिकता से आपको कहाँ ले जाना है, कमी की ओर ले जाना। और जहाँ पे कमी है वहाँ पे कुछ तो अधिक होगा, वहाँ जो अधिक होगा उसको कमी वाले क्षेत्र में वापस से ले जाना है, यानी कि एक दूसरे को मदद करना है। जैसे कि आप दो दोस्त हैं, एक के पास पेंसिल ज़्यादा है, एक के पास रबड़ ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप अगर गलती से पेंसिल लाना बोल जाओगे तो आप मांग लोगे, और जबकि आपके दोस्त के पास अगर रबड़ नहीं होगा तो आप दे दोगे। तो ये क्या है, एक तरह का लेन देन है, और ये बहुत सही है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो यही मॉडल यहाँ पे अपनाने में बोल रहा है, और इसी को लेकर के यहाँ पे भारत में संसाधन नियोजन की बात कर रहा है। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसके बाद एक टॉपिक है, देखिए एक यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है। देखिए क्या है कि किसी क्षेत्र में आप देखोगे कि संसाधन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी क्षेत्र का विकास चाहिए तो आपको संसाधन की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपित परिवर्तन का अभाव, मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन नहीं है, फिर भी वो क्या है, वो समृद्ध है। जबकि कुछ देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन में समृद्ध तो हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्या है, पिछड़े राज्यों या पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे राज्य हैं उनमें से एक है झारखंड। ठीक है, झारखंड के पास अगर देखोगे तो सारी चीज़ें, सारे खनिज उपलब्ध है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है कि आज भी झारखंड को बिहार के साथ देखा जाता है, यानी कि पिछड़े राज्यों में देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये है आपके लिए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। कोशिश कीजिए खुद से क्या क्या कर सकते हैं, बाकी अगले लेक्चर में तो बताएंगे। एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि उपनिवेश के बारे में, मतलब जब हम गुलाम हुआ करते थे उसके बारे में। उपनिवेश के इतिहास में हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेशों विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारियों ने, देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण अधिक किया और उन पर अपना आधिपत्य जमाया है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया है। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ करता था उस समय धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अंग्रेज आ रहे थे। अंग्रेज आ रहे थे, यहाँ से क्या कर रहे थे, वो ले जा रहे थे मसाले। ये तो पता ही होगा, 8 क्लास में पढ़ा था आपने कि यहाँ से क्या ले जा रहे थे, मसाले ले जा रहे थे। लेकिन वो आठ के इस चीज़ से रहते तो जहाज से। ये जहाज उन्होंने बनाया था, इतने बड़े बड़े जहाज उन्होंने बना लिए थे कि वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ठीक है, तो ये जो जहाज बनाए ये एक तरह का उनके लिए क्या था, एक संसाधन था। हमने छोटे छोटे नाव ही बना के रखे थे और उनके पास बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे, तो जिसकी सहायता से वो क्या करते थे, सामानों का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे जब वो अंग्रेज भारत पर कब्जा करने लगे तो धीरे धीरे यहाँ के जितने भी संसाधन हैं वो इसी जहाज और बाद में रेलवे की सहायता से, रेंट की सहायता से उन्होंने यहाँ से लूट मचाया। ठीक है, अतः भारत के विकास में सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की गुणवत्ता। अंग्रेज हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा समझदार हुआ करते थे, उसका उन्होंने फायदा उठाया था और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। इसके बाद है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के संरक्षण के लिए यहाँ पे क्या कहना होगा, अभी देखें कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। इसका कारण था संसाधन का असमान वितरण। तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, अति उपयोग, इसके कारण क्या हो जाता है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती है, जिसको हल करने की बात किया गया था रियो डी जेनेरो सम्मेलन में 1992 का जो हुआ था, उसमें भी बात ये हुआ था। तो इन सभी समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है।
भूतकाल यानी कि इतिहास से ही क्या किया जा रहा है, संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारे नेताओं और चिंतकों ने अपनी अपनी चिंता का विषय बना रखा था। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए या लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं है। तो ये वाला जो कोट है ना, ये जो बात उन्होंने बोली थी, आप यूज़ कर सकते हो जब भी अगर संसाधन संरक्षण के लिए बोला जाए, इस पर लिखने के लिए अगर आएगा संसाधन संरक्षण पर, तो आप यही बात यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये जो पूरा चीज़ था, इसमें ये बताया गया कि स्वार्थी और लालची व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति के जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के बारे में बता रहा है कि गांधी जी चाहते थे कि ये जो लालची और स्वार्थी व्यक्ति हैं, इनको ज़्यादा सुविधाएं ना दी जाए, नहीं तो ये क्या करेंगे, शोषणात्मक प्रवृत्ति के हो जाएंगे और ज़्यादा शोषण करना चाहेंगे। इसमें एक ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले जो बात हुआ था ना, अभी देखे थे क्या चीज़ का, सतत पोषणीय विकास का। तो ये सतत पोषणीय विकास का जो स्टार्टिंग हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो सतत पोषणीय विकास की वकालत जो स्टार्ट हुआ है 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया पहला। तो इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट ये हो जाएगा 1968 में क्लब ऑफ रोम। ठीक है, उसके बाद 1974 में सुमेसर नहीं है, सुमाकर होगा। ठीक है, सुमाकर ने अपने पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में, इसमें गांधी जी के जो दर्शन था कि पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, वो वाला फिर से पुनर्वित यानी फिर से बताया था। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया सुमेसर का 1974 से। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा 1987 में ब्रुकलैंड आयोग ने क्या किया था, वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण का मूलाधार योगदान किया और इस पर सतत पोषणीय विकास की एक संकल्पना प्रस्तुत की। तो ब्रुकलैंड आयोग जो है 1987 में सबसे पहले सतत पोषणीय विकास का संकल्पना प्रस्तुत करता है, लेकिन बात चलना स्टार्ट हो गया तो 1968 में क्लब ऑफ रोम से ही। और उसके बाद एक रिपोर्ट आया जिसको बोलते हैं हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये भी किसका था? ये ब्रुकलैंड का था। ठीक है, और इस तरह से उसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित होता है, कहाँ पे? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको सही से फिर से बुक में देख करके अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद भू संसाधन जो कि हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब भू संसाधन के बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भू का निम्नीकरण वगैरह जितना भी है, भूमि से संबंधित मृदा का प्रकार वगैरह भी आगे पढ़ेंगे, वो सब अगले लेक्चर में देखेंगे। आज रखते हैं इतना ही, और ये जो पढ़े हैं आज उसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ समझने वाला था। और याद कीजिएगा कि इसमें क्या क्या हम बताए थे। ठीक है, अगर नहीं याद आता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट करके लिख ले। और आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जल्द।